बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पीटीआई कारकुन की मौत को हादसा करार दे दिया है। कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं ने कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया, अब कत्ल में नाम डाल दिया गया है। धमकी और गालम गलौज से डरने वाला नहीं, घर चला जाऊंगा लेकिन ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में है। गामा आरआई में पीटीआई कारकुन की हलाकत का मामला निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान पंजाब हुकूमत ने अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत को हादसा करार दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पीटीआई कारकुन तशद्दुद से जाँ बहक नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर हादसे को गलत रंग देने की कोशिश की गई। यास्मीन राशिद को इल्म था ये हादसा है, इसके बावजूद ज्यादती की। इमरान खान साहब से अपील है सियासत जरूर करें, झूठ निकाल दें। आप हर एक को गुमराह कर रहे हैं, आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन अलहदा चला रहे हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? ये लोग भी मर रहे हैं, बाकी लोग भी शहीद हो रहे हैं। तकरीबन 8:30 बजे राजा शकील साहब जिनको अभी मेंशन किया है, वो यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह ये एक एक्सीडेंट हुआ है हमसे और उसमें वो बंदा फौत हो गया है। खुदा का वास्ता झूठा इल्ज़ाम तो ना लगा। आप सियासत कर लें, आप सारा दिन कर रहे हैं सियासत, हम तो नहीं सियासत से रोक रहे आपको, लेकिन इस तरह तो ना करें। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि जिस गाड़ी में जिले शाह की लाश अस्पताल लाई गई, इसका मालिक पीटीआई सेंट्रल पंजाब का रुकन राजा शकील है। इसी ने यास्मीन राशिद को मालूमात दी कि गाड़ी से टक्कर हुई है। यास्मीन राशिद ने राजा शकील को कहा मेरे साथ जमान पार्क चले। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर राजा शकील यास्मीन राशिद के साथ जमान पार्क गए। वहाँ ये साजिश रचाई गई। 30 अप्रैल को इलेक्शन है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। यास्मीन राशिद उनको कहती हैं कि आपने अगले दिन सुबह 9 मार्च को आप ज़मान पार्क आ जाएं और वहाँ पे फिर मैं आपको लेके जाऊँगी और वहाँ पे आपकी मुलाकात कराऊँगी बाकी लीडर्स के साथ। यास्मीन राशिद साहिबा ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ जाते हैं, राजा शकील अंदर चले जाते हैं और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अंदर जाके सारी तफसील अपने लीडर्स को बताती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। उनको कहती हैं कि ज़रूरत नहीं है उसकी आप लोगों की मुलाकात की, मैंने सारा बता दिया, आप जाएं और रेस्ट करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया। किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना इतना आसान है? इमरान खान कुछ ख्याल करते अपनी रैली 1-2 रोज आगे कर लेते। आप सियासत में जो मर्जी करें, मुझे कोई एतराज नहीं। निगरान वज़ीर आला ने अली बिलाल के वालिद की माली इमदाद का भी ऐलान किया। आईजी पंजाब की जांबाक होने वाले पीटीआई के कारकुन अली बिलाल के घर आमद। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अली बिलाल के वालिदैन से ताज़ियत की और फातह खानी की। आईजी पंजाब ने लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अली बिलाल डॉक्टर उस्मान अनवर ने जांबाक होने वाले पीटीआई कारकुन अली बिलाल के घर जो है वो पहुंचे हैं। अली बिलाल डॉक्टर उस्मान अनवर ने अली बिलाल के वालिद जाकर वादा से तरबियत की और उनसे फातह खानी की और दीगर रहने खाना से भी तरबियत की। अली बिलाल का कहना था कि मुझे आपके बेटे की हिलाकत पर बहुत अफसोस और सदमा हुआ है। अली बिलाल ने अली बिलाल की हिलाकत के हवाले से तमाम हकायक थे वो वालिद को बताए, उनको बताया कि कैसे आपका बेटा जो है वो जिसको पकड़ा गया और वालिद जो है तो ट्रैफिक हादसे में जाबाक होया। आज अली बिलाल ने वालिद को तमाम कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। अली बिलाल का कहना है कि अली बिलाल की वालदा मेरी माँ है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है और अली बिलाल ने मजीद कहा कि इस घर में जितने भी बच्चे हैं उनको जो है वो पंजाब पुलिस फ्री एजुकेशन दिलवाएगी। अली बिलाल ने यकीन दहानी करवाई कि इनके साथ इंसाफ होगा। जब तक वालदान मुस्तैद नहीं होंगे, मुकदमे का चलान जो है वो अदालत में नहीं भिजवाया जाएगा। इसके अलावा जो जांबाक होने वाले अली बिलाल के वालिद जाकिर ने कहा कि मैं अपनी बेटी की हिलाकत पर बहुत परेशान हूँ, मेरा जवान बेटा हलाक हुआ है, मुझे यकीन है शायद पंजाब जो है वो मुझे इंसाफ जो है वो फराहम करेंगे। इस वजह से अली बिलाल को कहना है कि कानून के जो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। जब तक वालिदैन मुतमिन नहीं होंगे तब तक जो है वो चलान अदालत में नहीं भिजवाया जाएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी साथ लगाई जाएगी। और तशद्दुद के हवाले से भी अली बिलाल ने कहा कि तशद्दुद जो है वो अली बिलाल पर नहीं हुआ। ये जो छोटे हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं वो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब में इंतखाबात का मामला लीगी क़यादत को मुतहरिक रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर मुशावरत हुई है। नून लीग पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी है। आम इंतखाबात 30 अप्रैल को हों या अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी रखें।
नवाज शरीफ ने हिदायत कर दी है। इसी पर बात करेंगे हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब में आम इंतखाबात के मामले पर लीगी क़यादत को मुंतज़िर रहने का हुक्म दिया गया है और नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक में मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत करते हुए ये वाज़ेह किया है कि आप इंतखाबात 30 अप्रैल को हों या अक्टूबर को मुकम्मल तैयारी रखें। मुस्लिम लीग नून ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मरीम नवाज शरीफ के साथ इंतखाबी मुहिम में सब रहनुमा भरपूर शिरकत करें। टिकट पार्टी वफादारों अपने हलकों में मजबूत उम्मीदवारों को देंगे। और नवाज शरीफ का क्या कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने वाले नासिर को कौम के सामने एक्सपोज किया जाए कि इमरान खान के दौर की तमाम बेकायदगियों और करप्शन को बेनकाब किया जाएगा। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि IMF को मनाते मनाते 2.25 माह में 13 रुपये 97 पैसे बिजली महंगी। बिजली घरों की तामीर पर लिया गया सूद समेत कर्ज अवाम वापस करेंगे। बिजली के सार्फिन पर सरचार्जेस सहमाही एडजस्टमेंट की मद में लागू किए गए हैं। पावर सेक्टर का 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट भी बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया है। अपडेट करें आपको कि IMF को मनाते मनाते 2.25 माह में 13 रुपये 97 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे फाहद अमीन। जी फाहद, बताइएगा। को मनाते मनाते 2.25 माह में 13 रुपये 97 पैसे बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। बिजली घरों की तामीर पर लिया गया सूद समेत कर्ज भी जो है वो अब आवाम वापस करेंगे। बिजली के सार्फिन पर सरचार्जेज समाही एडजस्टमेंट की मद में लागू किए गए हैं। पावर सेक्टर का 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट भी जो है वो बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो है वो नेफरा को 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट मजीद सरचार्ज लगाने की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बकाया जात के नाम पर आइंदा 8 माह में 14 रुपये 24 पैसे तक जो है वो इजाफे का इतलाक कर दिया गया है। बकाया जात की पहली किस्त 2 रुपये 75 पैसे रवा माह सार्फिन से वसूल की जाएगी। जनवरी 2023 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के 48 पैसे फी यूनिट भी रवा माह वसूल किए जाएंगे। हुकूमत किसानों को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी के 3 रुपये 60 पैसे भी वापस ले चुकी है, जबकि दरामदी सनतों को बिजली के बिलों पर दिया जाने वाला रियायती पैकेज खत्म हो चुका है। 11 जनवरी को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। 17 जनवरी को समाही एडजस्टमेंट की मद में घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट तक जो है वो इजाफा किया गया। पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में कमर्शियल सार्फिन समेत तमाम सार्फिन के लिए 4 रुपये 45 पैसे तक जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। 8 फरवरी को किसान पैकेज की 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। इसी तरह 28 फरवरी को बरामदी इंडस्ट्री से 19.99 रुपये फिक्स रियायती पैकेज खत्म कर दिया गया है। 6 मार्च को 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट तक सरचार्ज आयद कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सरचार्जेस की मद में 3 रुपये 23 पैसे तक जो है वो मजीद इजाफे की दरख्वास्त भी दे दी है। इसी तरह ये जो है वो 2 माह में 13 रुपये 97 पैसे फी यूनिट बिजली की। बहुत शुक्रिया फहद अमीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म का मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए टास्क भी दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खुराक में खुद कफालत पाकिस्तान को बहुत से मुआशी मसाइल से बचा सकती है। अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क ज़राई इजनास दरामद कर रहे हैं। ज़राई इजनास के मसाइल को मौसर तरीके से हल किया जाए। किसानों को जाली अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई टास्क फोर्स की तरफ से जारी इस्लाहात और कपास की आइंदा फसल के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म का मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए बड़ा फैसला करते हुए कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए टास्क दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत कपास के काश्तकारों को उनकी फसल की मुनाफा बख्श कीमत की अदायगी यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म ने जारी कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किसानों को जारी कीड़े मार अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। काश्तकारों को मियारी बीज की फराहमी के लिए सीड सर्टिफिकेशन से शफाफ और मौसर बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की ज़राई पैदावार को बेहतर करके खुराक में खुद कफालत पाकिस्तान को बहुत से मुआशी मसाइल से बचा सकती है। ज़राई अजनास की अवाम तक फराहमी समेत फूड चेन को बेहतर बनाने के लिए दीगर दरपेश मसाइल को जामिया हिकमत अमली के तहत मौसर तरीके से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली ज़राई इस्लाहात पर
کام جلد از جلد مکمل کیا جائے. کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا. حسن رضا بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. داران کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آئے روز جو ہے یہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. جس طریقے سے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک ایسے شخص جو ذہنی طور پہ ہینڈی کیپڈ تھا اس کی لاش کو لے کے سیاست کی جا رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. ہماری سیاست اتنی نفرت زدہ اور اتنی زہر آلودہ ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت لاہور کی سڑکوں پہ لاشیں ڈھونڈتی پھری تھی کہ کہیں سے کوئی لاش ہاتھ آ جائے. اور مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاہور کے مردہ خانوں میں بھی پائے گئے کہ کوئی لاوارث، اور ہاتھ میں ٹی شرٹس پکڑی ہوئی تھی عمران خان کی تصویر والی، کہ کوئی لاوارث لاش مل جائے اس کو ہم عمران خان کی تصویر والی ٹی شرٹ پہنا کے تو کلیم کریں کہ پولیس نے مار دیا. اور یہ کاؤنٹ 3 ڈیتھ سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے میڈیا پہ بیانات دیے اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کی کہ جی ہمارے 3 کارکنوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ اتنا افسوسناک ہے کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں تحریک انصاف رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تحریک انصاف نے ضلع شاہ کی تدفین کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب تک قانونی کارروائی چند افراد کے خلاف جن کا نام ہم خود بتائیں گے ان کے خلاف نہیں ہوتی ہم تدفین نہیں ہونے دیں گے. وہ فوٹیج موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب ضلع شاہ کے والد کو کہہ رہے ہیں انکل وہ بات کریں، آپ نے وہ بات نہیں کی، انکل وہ بات آپ بھول گئے، انکل وہ بات کریں. تو اس پہ پھر وہ والد نے مجبور ہو کے کہا کہ جی ہم قانونی کارروائی جب تک نہیں ہوتی تو ہم تب تک اپنا کوئی اگلا لاہ عمل بتائیں گے. اس کے بعد تدفین کو روکنے کی کوشش کی کہ لاش سڑک پہ رکھ دو، سڑکیں بلاک کر دو. اور یہ سیاسی شعبدہ بازی، سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی مفاد کی خاطر ایک معصوم کی جان گئی، اس پہ سیاست کھیلی گئی. بی بی سی کو انٹرویو دیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دیے کہ پولیس نے ہمارا کارکن شہید کر دیا ہے. اور اس کے والد کا آپ انٹرویو سنیں. اس کے والد نے کہا کہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں، میں نہ کسی سی ایم کو، نہ کسی ادارے کے افسر کو، نہ کسی آئی جی کو میں اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں نے یہ واقعہ. اب قانونی کارروائی کا حق قانون کے مطابق فوت ہونے والے کے ورثہ کو ہوتا ہے. اب وارث جو ہے وہ والد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتا، برملا یہ بات کا اظہار کر رہا ہے. مگر نہیں، ایک سیاسی جماعت جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ اس بات پہ بضد ہے کہ یہ تشدد سے اس کو مرڈر کیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کے والد کو پہلے اصرار کرتے رہے کہ یہ تدفین نہ کریں تاکہ آپ کو کوریج ملے، آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس کا والد نام لے چند مخصوص لوگوں کا اور ان پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے. بھائی وہ وارث ہے، وہ نہیں نام لے رہا، وہ بتا رہا ہے، آزاد منش انسان ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی میرے بیٹے کا میں کیونکہ نہیں دیکھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے. اور دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے نا کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. وہ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس ہو، وہ بھی سیف سٹی کے کیمرہ سے پکڑا گیا تھا کیونکہ جو ایف آئی آر میں ٹائم درج تھا وہ ٹائم میچ نہیں ہو رہا تھا ان کے ٹول پلازا سے باہر نکلنے کے ٹائم کے ساتھ. فورٹریس اسٹیڈیم میں ایک واقعہ ہوتا ہے، 2 افراد جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں، ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے سے ہوا ہے، یہ بندہ ہماری گاڑی سے ٹکرایا ہے. اور یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا وہ موقع پر، کچھ بھی انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک شخص جو بہت جذبات میں تھا اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی. اور اس کے بعد یہ پہلے اس کو سی ایم ایچ لے گئے، وہ گیٹ بند تھا جس طرف سے یہ گئے، چیک کر لیتے. 1122 کو کال کیوں نہیں کی؟ پہلی رسپانس آپ کا میرا یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہو تو ہم کھڑے ہو کے پہلے 1122 کال کرتے ہیں تاکہ ایمبولنس میں ابتدائی طبی امداد جو بھی زخمی ہے اس کو دی جا سکے. نہیں کیا کال، گاڑی میں ڈالا. تو کیا
اس بات سے یہ فرض کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اس بات کا علم تھا اور بتایا گیا تھا, اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمبولینس کال نہ کرو, میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا, جو مجھے قانونی علم ہے ناقص اس کے تحت, کہ پہلا سوال یہ کہ 1122 کو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گئی. اور آپ کو روٹ نہیں پتا, اگر آپ سی ایم ایچ کے غلط گیٹ پہ گئے ہیں تو کیا جس دوران گاڑی میں اس زخمی شخص موجود تھا سی ایم ایچ لے جانے تک کیا اس کی سانسیں بحال تھیں, کیا وہ زندہ تھا؟ اور جب سی ایم ایچ سے آپ سروسز ہاسپٹل لے کے گئے ہیں اس دوران اس کی حالت کیا تھی؟ کیونکہ سروسز ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق ہی واز ریسیوڈ ڈیڈ. وہ جب سی ایم ایچ میں پہنچے ہیں تو وہ فوت ہو چکے تھے ضلع شاہ. اب سی سی ٹی وی فوٹیج اس ڈالے کی سروسز ہاسپٹل میں آتے ہوئے ان 2 افراد کی ضلع شاہ کی باڈی کو اندر لے جاتے ہوئے, یہ تو نہیں نا چھپ سکتی کسی سے, یہ بالکل موجود ہے, روزے روشن کی طرح یہاں ہے, پتہ ہے سب کو کہ یہ 2 افراد لے کے آئے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو, میرا بھی ہوا ہے. اگر آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں, آپ لوائقین کو فون کرتے ہیں, ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لوائقین کہاں پہ ہیں. اتنی کیا جلدی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے. اور پھر عمران خان صاحب اور ان کی کرمنل مائنڈ دیکھیں, یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں, زیورات, ہیرے جواہرات چوری کیے ہیں, جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے. وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ باڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی بندہ مرے اور ہم کہیں کہ جی یہ دیکھو ہمارا بندہ مار دیا. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے شاباش دی, انہوں نے کہا شاباش, ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا کام کیا. یہ اقبالی بیان ہے ان 2 لوگوں کا, ہمارے لوگ تو نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور انہیں کہا گیا کہ آپ حلیہ تبدیل کر لیں. ان کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو بندہ اس کی لاش ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سامنے آ جائے گی, تو کہا گیا حلیہ تبدیل کرنے. آپ جب اس کی ویڈیو دیکھیں, جب وہ ہسپتال میں گیا تو اس کی داڑھی ہے اور بال اور طرح کے ہیں. جب وہ اب اقبالی بیان آ رہا ہے تو وہ داڑھی شیو ہو چکی ہے, بالوں کا سٹائل اور ہے. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جو ڈکیت ہوتے ہیں نا, ڈکیت, اغوا برائے توان کے جو مجرم ہوتے ہیں, جو قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں, یہ ان کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے کہ واردات کے فوراً بعد پہلا کام یہ کرو کہ حلیہ بدل لو. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ چلا کس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمبولینس کو کال نہیں کیا, سڑکوں پہ لے کے اس کو پھرتے رہے, اس کے بعد جب ڈیتھ ہو گئی اسپتال لے آئے اور اس کے بعد حلیہ بدل لیا. یہ کتنے جرائم آپ نے کمٹ کیے ہیں ان 2 گھنٹوں کے اندر. اور اگر پہلی ویڈیو دیکھی ہو, آپ سارے صحافی ہیں, محمود الرشید صاحب کھڑے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ایکسیڈنٹ کیس ہے, سامنے کھڑا بندہ ہے کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ کیس ہے. وہ جھوٹے آنسو اور وہ جی مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. فیملی نہیں کہہ رہی مرڈر ہے, موقع کے لوگ نہیں کہہ رہے مرڈر ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے, اقبالی بیان آ چکا ہے, گاڑی سے خون کی تصدیق ہو گئی ہے. اور ایک سیاسی جماعت اس بات پہ بضد ہے, یہ عمران خان جس کا نام ہے, کہ یہ قتل ہوا ہے. قتل یہ اور لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب کوئی دھرنا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی گرفتاری کی خبر پھیلتی ہے تو ان کے اپنے 2-3 لوگوں کو انسٹرکشنز بھی ہیں کہ اگر 1-2 لوگوں کو کئی کراس فائر میں عطا تارڑ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر احسن اقبال الحمرہ میں خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کہ ہم اسے 1 سال میں مکمل کروائیں گے, وہ ہم نے کروایا. اسی طرح ایک وقت آیا کہ جب ساری یونیورسٹیاں بند ہو گئیں تو ہم نے ایجیٹیشن کر کے اپنی یونیورسٹی کھلی رکھوائی اور برقرار رکھی, جبکہ بڑی ملک کے اندر ایجیٹیشن تھی. وی ڈیڈ نمبر آف گڈ تھنگس. تو اس سے مجھے یہ انٹرسٹ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, جب یہ اتنا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے تو مجھے اس لیڈرشپ ایکسپیرئنس پر ایک مینجمنٹ ایجوکیشن لے کر کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی پبلک لائف یا پبلک آفس کے ذریعے ملک میں کنٹریبیوٹ کروں. تو آئی چوز
वॉर्टन स्कूल के उधर मुझे जाना चाहिए जो उस वक्त टॉप स्कूल था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 1983 में आई वाज फिलिंग माय एडमिशन एसेज, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज कि अगर आपको हम दाखिला दे दें तो आप 10 साल बाद ख़ुद को कहाँ देखते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि अगर मुझे दाखिला मिला और ग्रेजुएशन के 10 साल के बाद आई सी माई सेल्फ सर्विंग माई कंट्री थ्रू ए पब्लिक ऑफिस। तो 1986 में आई ग्रेजुएटेड एंड ऑल ऑफ यू नो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल ऑफिस की हालत अबतर हो चुकी है। मेडिकल ऑफिस में चूहों की हुक्मरानी है, जबकि एडहॉक पर तैनात चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी मुस्तकिली की भागदौड़ में मसरूफ हैं। मेडिकल ऑफिस में करोड़ों की लागत से खरीदी गई मशीनरी बंद पड़ी है। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल ऑफिस की हालत जो है वो अक्सर है, जहाँ पे पंजाब के मेडिकल ऑफिस में चूहों का राज है, जहाँ पर तैनात चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी डिसिप्लिन के लिए भागदौड़ में मसरूफ है। और जराये ने बताया कि मेडिकल ऑफिस में करोड़ों की लागत से खरीदी की मशीनरी भी बंद पड़ी है। मेडिकल ऑफिस में पंजाब के लिए सहूलत न होने के बराबर है। मेडिकल ऑफिस में मौजूद मशीनरी बंद पड़ी है और खराब होने लगी है। अल्ट्रासाउंड की बाकी मशीनें और एक्सरे मशीनें कई माह से खराब हैं। मेडिकल ऑफिस की खराब हालत के बाद भी CMO सिलेक्शन बोर्ड के जरिए सीट पक्की करवाने के लिए सरगर्म है। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ और आपको बताएं, वासा में डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में मुबैना हेरा फेरी। गाड़ियों की मुरम्मत का ठेका मनपसंद कंपनी को देने पर तहकीकात का आगाज़। एंटी करप्शन ने फ्यूल की इजाज़त देने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। वासा के साबिक डायरेक्टर तारिक महमूद मुजीब रजा वारसी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। वासा में डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में मुबैना हेरा फेरी का इंकशाफ सामने आया है। गाड़ी की मुरम्मत का ठेका मनपसंद कंपनी को देने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एंटी करप्शन ने फ्यूल की इजाज़त देने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि वासा के साबिक डायरेक्टर तारिक महमूद मुजीब रजा वारसी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची? ये वासा में एक और मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है कि डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में मुबैना तौर पर वासा अफसरान की जानिब से हेरा फेरी की गई, जबकि गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर भी वासा अफसरान की जानिब से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो वासा की महकमाना इंक्वायरी के दौरान इस स्कैंडल की तहकीकात के लिए अब एहतसाब के इदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं और एंटी करप्शन लाहौर डिवीजन ने वासा में होने वाली करप्शन पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये वासा के 5 अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू की हैं। एंटी करप्शन ने वासा में 7 साल के दौरान होने वाले गड़बड़ घोटाले की तहकीकात शुरू करते हुए अफसरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। एंटी करप्शन की जानिब से गंजबख्श टाउन डायरेक्टोरेट में करप्शन की तहकीकात शुरू की गई हैं, क्योंकि इससे कबल भी वासा के गंजबख्श टाउन डायरेक्टोरेट में ये डीजल स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ चुका है। इस सिलसिले में जो नोटिस जारी किया गया है उसके मुताबिक 2015 से 2022 तक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले डीजल की इंक्वायरी का आगाज किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 7 वर्षों में गाड़ियों की मुरम्मत पर खर्च होने वाली रकम पर भी इंक्वायरी का आगाज किया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से वासा के अफसरान को जो सवालात दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि गाड़ियों की मुरम्मत का ठेका। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हज़रत शाह हुसैन बिल मारूफ महदूलाल हुसैन रहमतुल्लाह के 435वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, ज़ायरीन की कसीर तादाद में दरबार पर हाज़री। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताएगा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से है कि हम इस वक्त शाह हुसैन अलमारूफ महदूलाल हुसैन जो हैं उनके मज़ार पर मौजूद हैं रहमतुल्लाह अलैह के। और यहाँ पर जो है, अगर मेरा कैमरामैन नुमान आपको दिखा सके तो जो वो हैं हाज़रीन जो हैं जो कि अक़ीदतमंद हैं कसीर तादाद में मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि सुबह से आने का उनका सिलसिला जारी है। आज 435वां जो उर्स है उनका मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में जो हैं शरीक हैं, बच्चों के साथ लाए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान, हर उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं।
और यहाँ पर जो अक़ीदत मंदों की कसीर तादाद जो है मौजूद है। अगर आपको बताता चलूँ कि आज 3 रोज़ा तकरीबात जिनका आगाज़ कर दी गई, इसकी वजह से सिक्योरिटी इंतज़ाम जो हैं बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं। यहाँ पर 2 SPs जो हैं तैनात हैं, 4 DSPs तैनात हैं, 1000 से ज़ायद जो हैं पुलिस एहलकार जो हैं तैनात किए गए हैं, स्नाइपर एहलकार तैनात किए गए हैं, 40 लेडीज़ जो हैं कांस्टेबल्स वो यहाँ पर हैं जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो है सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई गई हैं, 3 हिसार बनाए गए हैं जहाँ से गुजर के जो हैं अक़ीदतमंद जो हैं वो दरबार के अंदर आते हैं और बाद में हाज़िरी देते हैं। प्रॉपर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, रूट्स बना दिए गए हैं जिनके ऊपर जो है लोग जिनसे गुजर के जो है यहाँ पर दरबार तक पहुँचते हैं और यहाँ पर दोबारा अपनी जो अक़ीदतमंद है अक़ीदत अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर जो भी दुआएं हैं वो करते हैं। यहाँ पर अक़ीदतमंदों के कसीर तादाद में आने का सिलसिला जारी है जो कि 3 रोज़ तक जो है जारी रहेगा। और हुकूमत की तरफ से भी आम तातील का आज के रोज़ जो है ऐलान किया गया था। आज आम तातील जो है हफ्ते के रोज़ जो दी गई है इस उर्स के मौके पर, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो लोग हैं यहाँ पर कसीर तादाद में आएंगे और अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में रखेंगे और अपनी दुआओं को कबूल करवाएंगे। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका।